वेलकम बैक। आज हम एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो भी शिशु संहिता की है, सूत्र स्थान से 12 अध्याय, जिसका नाम है अग्निकर्म विधि अध्याय। ये आपने अष्टांग में भी पढ़ा होगा 30 अध्याय में। शिशु संहिता में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, इसीलिए हम आज ये पढ़ते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अग्निकर्म जो है उसको एक तो पहला तो पारा सर्जिकल प्रोसीजर बोला गया, दूसरा अणुशस्त्र और तीसरा उपयंत्र बोला गया। इसमें तो बहुत सारी चीज़ बताई गई इस चैप्टर में, जैसे कि कितने टाइप के अग्निकर्म होते हैं, उसमें कौन कौन से द्रव्य यूज़ किए जाते हैं, फिर उसके स्थान कहाँ कहाँ होते हैं। फिर बताया गया है कि जो हम अग्निकर्म के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हम अग्निकर्म करते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, सम्यक, अतियोग, अयोग, एंड लास्ट में कुछ डिफरेंट टर्म्स के बारे में भी मेंशन करा है। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये चैप्टर। तो पहले इसमें बताया गया है कि जो अग्निकर्म होता है उसमें जो द्रव्य होता है वो दो तरह के से हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो स्निग्ध और दूसरा रुक्ष द्रव्य, ठीक है। तो स्निग्ध द्रव्य में हम क्या यूज़ करेंगे, मधु, घृत और तेल, और रुक्ष में हम यूज़ करेंगे पिपली, गोदंत, क्षार और शलाखा। जो स्निग्ध दग्ध है, मतलब जो स्निग्ध अग्निकर्म करते हैं स्निग्ध द्रव्यों से, वो हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो एक तो सिरा में, स्नायु में, संधि में और अस्थि में, और जो रुक्ष वाला है वो हम त्वक और मांस में करते हैं, ओके। उसके बाद ऐसा बोला है कि जो स्निग्ध दग्ध होता है, मतलब जिसमें हम स्निग्ध द्रव्य यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं स्निग्ध द्रव्य और वो जाता कहाँ है, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि में। तो ये पेनफुल इसीलिए होता है क्योंकि वो सिरा में इंटर कर जाता है थ्रू त्वक, तो ज़्यादा ही अंदर से वो दाहा, इंटरनल बर्निंग सेंसेशन देता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दग्ध हो जाता है। इसीलिए बोला गया स्निग्ध दग्ध जो है वो ज़्यादा पेनफुल होता है। उसके बाद बताया गया है कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्थानिक और स्थानांतरीय। जो स्थानिक होता है वो अर्श में यूज़ करते हैं, और जो सेकेंड वाला है वो प्लियोदर, गृद्धसी या फिर अपची में हम यूज़ करते हैं। फिर बोला गया है कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अग्निकर्म में हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्लांट ओरिजिन से देखें तो उसमें हम पिपली, स्नेह, गुड़, तेल, यष्टि मतलब मुलेठी जो द्रव्य होते हैं, और हरिद्रा, ये सब हम प्लांट ओरिजिन में यूज़ कर सकते हैं। एनिमल में हम यूज़ करते हैं अजशकृत मतलब फीसेज ऑफ गोट, गोदंत गाय की जो तित होती है वो, मधुचिष्टा, बी वैक्स, और मेटालिक मतलब जो धातु में हम देखते हैं वो शलाखा लेते हैं, सार मतलब एरो होता है वो। उसके बाद पंचलोह शलाखा जिसमें ताम्र, लोह, जसद, रौप्य, वंग यूज़ करते हैं, तो ये सब मेटालिक में आता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो हम दग्ध करते हैं, जैसे कि हम त्वक दग्ध कर रहे हैं, मांस दग्ध कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन कौन से मटेरियल से अग्निकर्म कर सकते हैं। तो त्वक दग्ध में हम पिपली यूज़ कर सकते हैं, अजसकृत, गोदंत और शलाखा यूज़ कर सकते हैं। मांस दग्ध में पंचलोह शलाखा या फिर नॉर्मली शलाखा, मतलब जिसका कोई मटेरियल मेंशन नहीं किया है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। सिरा, स्नायु और अस्थि, संधि में हम मधु, गुड़ और स्नेह यूज़ करते हैं अग्निदग्ध के लिए। उसके बाद है अहर्ता मतलब इंडिकेशन, हम कहाँ कहाँ अग्निकर्म कर सकते हैं। तो जहाँ पे वायु प्रकोपित है जिसकी वजह से रोग हुई है, तो वायु कहाँ प्रकोपित हुई है और किस किस बोल सकते हैं टिश्यू को अफेक्ट किया है। तो अगर वो त्वक को अफेक्ट किया है, मांस को, स्नायु, सिरा, अस्थि, संधि में हम ऐसे जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ग्रंथि में, भगंदर में, अपची में, चर्मकील में, स्लीपद में, नाड़ी व्रण, आंत्र वृद्धि में भी हम यूज़ कर सकते हैं। बैक पेन, सियाटिका, शोल्डर जॉइंट, फ्रोजन शोल्डर और वाट्स में भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है अनहर्ता मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ये हम मतलब कहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, तो पहला तो बाल है छोटे बच्चों में, वृद्ध में, शीन जिसकी एनर्जी बहुत कम है या फिर जिसकी बॉडी कार्श हो गई है, उदर रोग में, शल्य में जिसकी कोई सर्जरी हुई है, पित्त रक्त व्याधि में भी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी अग्निकर्म में इतनी हीटिंग सेंसेशन होता है, जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति या फिर जिसको पित्त व्याधि हुई है वो उसको सहन टॉलरेट नहीं कर पाता है। उसके बाद जिसको बहुत सारे मल्टीपल वुंड हुए हैं, जो स्वेदन के लिए अनहर है, अंतशोणिता जिसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और भिन्न कोष्ठ मतलब जिसको अतिसार हो रहा है या फिर परफोरेशन है, अल्सर है कोष्ठ में, तो हम इन सब जगह पे हम अनहरता है मतलब यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं।
उसके बाद है सम्यक लक्षण। जब हम अग्नि दग्ध करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी सम्यक लक्षण आ गई है? तो कलर जो उसका होता है जब हम जहाँ दग्ध करते हैं वो ताल फल की तरह, मतलब डेट्स की तरह कुछ ब्राउनिश ब्लूइश एंड ब्लैकिश जो मिक्सचर होता है वो होता है। और ना तो वो ज़्यादा एलिवेटेड होगा ना ही डिप्रेशन होगा, मतलब नॉर्मल होगा। तो उसको हम बोलेंगे कि वो सम्यक लक्षण है उस दग्ध का। ये जो अग्निकर्म है ये हम ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में छोड़ के बाकी सब जगह करते हैं, क्योंकि इन दोनों में वात का संचय और पित्त का प्रकोप होता है, तो ये सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ पेशेंट में अगर इम्पॉर्टेंट हो अग्निकर्म करना तो हम इस ऋतु में भी कर सकते हैं, उसके रोगी के बल, देश, काल, हैबिटेट को देख के। उसके बाद इसका पूर्व कर्म क्या है अग्निकर्म में? तो हम अग्निकर्म को देने से पहले हम पिक्षिल अन्न दे सकते हैं, लेकिन मूड गर्भ में, अश्मरी में, भगंदर में, उदर में, अर्श में, मुख रोग में हमें खाली पेट में ही अग्निकर्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हम दग्ध किए, त्वक दग्ध, मांस दग्ध, सेरा, स्नायु, अस्थि, संधि, तो उसमें क्या क्या सम्यक लक्षण होते हैं? तो अगर हम त्वक दग्ध करते हैं तो सबसे पहला है कि उसमें शब्द, मतलब एक आपको साउंड सुनाई देगा सेंसेशन वाला। उसके बाद दुर्गंध, उससे कुछ स्मेल आती है। और तीसरा संकोच, मतलब जो स्किन है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर हम मांस दग्ध करते हैं उसमें कपोत वर्ण, जो पिजन का जो कलर होता है ना थोड़ा ग्रेइश जैसा, वो वैसा उसमें कलर शो होगा। शोथ और वेदना होगी लेकिन थोड़ी कम होगी। और जो व्रण है, मतलब अगर आपने वैसी जगह पे किया है जहाँ पे कोई व्रण है तो वो संकुचित, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हम अगर सीरा स्नायु में करते हैं तो उसका सम्यक लक्षण है कि वो कृष्ण होगा, उन्नत, थोड़ा इलेवेटेड होगा। और श्राव अगर हो रहा है तो वहाँ पे वो श्राव को रोक देगा। और अगर हम अस्थि संधि में करते हैं तो वो जो दग्ध है वो अरुण वर्ण का होगा, रुक्ष होगा, कर्कश होगा और स्थिर होगा। मैंने त्वक दग्ध देखा है अग्निकर्म, जो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है अग्निकर्म से। लाइक उनको, जो मैंने जो पेशेंट देखा था उनको बहुत ही ज़्यादा शोल्डर पेन हो रहा था एंड मन्या रीजन में पेन था। तो ये दग्ध करने के बाद, अग्निकर्म करने के बाद उनका सेकेंड्स में वो जो पेन होता है वो गायब हो गया। तो आप देख सकते हो कि अग्निकर्म कितना ज़्यादा इफेक्टिव है बहुत ही कम समय में। लेकिन उसको आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब आपकी उसकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अग्निकर्म अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आता है कि अगर कोई रोग है उसमें अगर आप अग्निकर्म कर रहे हो तो कौन कौन से प्लेसेस पे करना चाहिए। तो अगर आप श्री रोग में या फिर अधिमंत, अधिमंत इज़ लाइक ग्लाउकोमा, आप नेट पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ ग्लाउकोमा, एक तरह का बेसिकली आई डिजीज़ है। अगर ये रोग है उस पर्सन को तो इसमें आप कहाँ करोगे? भ्रू में, मतलब आईब्रो पे करोगे, ललाट में, फोरहेड पे करोगे, और शंख प्रदेश में, मतलब टेम्पोरल रीजन पे आप अग्निकर्म कर सकते हो। लेकिन अगर वर्त में रोग है, मतलब आईलिड जो होती है ना, अगर वहाँ पे उसको कोई रोग है उसकी, तो आप क्या करोगे ना, जो दृष्टि होती है आई बॉल, उसको आप कवर करोगे बाई वेट क्लॉथ। एंड उसके बाद जो वर्तम, आईलिड का जो रोम है, मतलब आई लैशेज है, उसमें हम दग्ध करते हैं, तो जिससे कि वर्तम रोग जो व्याधि है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद है जो अग्निकर्म होता है वो शेप के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो वलय, मतलब सर्कुलर, बिंदु मतलब डॉटेड, विलेखा लीनियर होता है, एंड प्रतिसारण मतलब फ्लैट डिजाइन्स होते हैं। फिर है इतर दग्ध, जो भी हमने अग्निकर्म देखा उसके भी 4 टाइप्स है। हमने तो सम्यक देख लिया, उसके साथ साथ एक प्लुष्ट होता है, दुर्दग्ध, सम्यक एंड अतिदग्ध। तो प्लुष्ट और दुर्दग्ध मतलब बेसिकली अयोग में आता है, सम्यक तो नॉर्मल, और अतिदग्ध में भी जिसमें अति अग्निकर्म हो जाता है। तो प्लुष्ट के लक्षण क्या है? सिंजिंग, मतलब डिस्कलरेशन। ये आप बोल सकते हो कि लाइक गलती से जल गया, तो इसको हम, ये प्लुष्ट में आता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको उष्ण चिकित्सा करनी है। क्यों करनी है हम आगे देखेंगे। और इसमें जो भी आपको आहार, औषध या फिर लेपन करना है वो उष्ण करना है, तो इसमें आप अगरू का लेप लगा सकते हो। तो ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं सडन बर्न हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप उसमें शीत चिकित्सा करोगे तो अंदर दाहा है, मतलब अंदर बहुत ही ज़्यादा अग्नि बढ़ी हुई है। तो अगर आप डायरेक्ट ही उसमें शीत चिकित्सा देते हो तो जिससे कि रक्त की गति रुक जाती है और उधर ही वहाँ पे ऊष्मा, आप बोल सकते हो, जमा हो जाता है एक ही जगह पे, और वहाँ पे ज़्यादा दग्ध और ज़्यादा दाह प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें उष्ण चिकित्सा देनी चाहिए, ना कि शीत चिकित्सा देनी चाहिए। एंड उससे वेदना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है दुर्दग्ध। दुर्दग्ध में क्या होता है कि अगर इसमें शलाका अच्छे से गर्म नहीं हुई या फिर और भी कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से ये सब सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि ब्लिस्टर्स आना, फोड़े आना,
जोश सकिंग पेन होता है, दाह होता है, राग होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन होता है, रेड ड्रेस हो जाती है, पाक हो जाता है, वेदना होती है, और चीर शमन मतलब अगर आप उसकी चिकित्सा करोगे ना तो बहुत टाइम लगता है। तो ये दुर्दग्ध में आता है। इसमें उष्ण और शीत दोनों चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो इसमें हम घृत लेपन सेक लगा सकते हैं जो शीत होता है। तो आप इसमें एक दशांग लेप आता है, भेषज कल्पना में आपने पढ़ा होगा, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तीसरा है सम्यक, जो हमने देख लिया। पहला तो ताल फल वर्ण जो टॉडी पाम होता है उसके कलर का ये होगा, और ये सुसंसिता मतलब ना तो ज़्यादा एलिवेटेड और ना ही ज़्यादा डिप्रेशन होगा। अतिदग्ध, अतिदग्ध में क्या होता है कि अगर आपने ज़्यादा अग्निकर्म कर दिया तो मांस का अवलंबन हो जाएगा, मतलब जो मसल्स है वो हैंग कर जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, वहाँ पे जितने भी सिरा स्नायु होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उपद्रव में भी ज्वर, दाह, त्रिड, मूर्छा हो सकता है। और इसमें जो भी पित्त विसर्प की जो लक्षण है वो भी इसमें देखने को मिलता है अगर आपने अतिदग्ध हो गया तो इसमें आप चिकित्सा जो करते हो वो शीत चिकित्सा करते हो, जैसे कि साली, तिंडुक, कपाल, इसके चूर्ण को घृत में मिला के हम लेप करते हैं उस जगह पे, और उसके ऊपर हम शीत पत्ते जैसे कि पद्म, उत्पल को हम उस जगह से कवर कर देते हैं। फिर है कि सम्यक में अगर आप सम्यक आपका दग्ध हो गया तो उसके बाद आप क्या करोगे वहाँ उस रीजन पे, तो वहाँ पे या तो आप घृत लगा सकते हो, या फिर वंश लोचन, तुगाशीरी, बम्बू का एक कल्प है, प्लाक्ष, रक्त चंदन, गैरिक, उसको घी में मिला के हम उस जगह पे लेप कर सकते हैं। अगर दाह बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उस रीजन में तो हम लेपन करेंगे ग्राम्य, अनूप, औदक मांस का। उसके बाद जो भी पित्त वृद्धि की जो चिकित्सा होती है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक द्रव्य बताया गया है मधुचिष्टादि घृत। ठीक है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो इसमें मधुचिष्ट मतलब वी वैक्स, यष्टि, लोध्र, सरजस, मंजिष्ठा, चंदन और मूर्वा, ये सब यूज़ होता है, और इससे हम स्नेह पाक लक्षण करके हम स्नेह घृत बनाते हैं बेसिकली, और ये हम सारे दग्ध में हम यूज़ कर सकते हैं, और ये रोपण करता है जो भी हमने अग्निकर्म किया। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल है। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप एक मधुचिष्टादि घृत याद रख सकते हो, या फिर गैरिक, या फिर एंड उसमें अमृत घृत भी मिक्स करके उस जगह पे लगा सकते हो। उसके बाद 3 वर्ड आते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक तो धूम उपहत, उष्णवात आतप दग्ध, शीत वर्षा एंड इंद्र वज्र अग्नि दग्ध। तो पहले हम देखेंगे धूम उपहत, डैट इज सफोकेशन बाय स्मोक। ठंड के टाइम पे जो लोग होते हैं वो अपने रूम हीटर जला के छोड़ देते हैं, एंड अब सारी खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देते हैं, तो उस समय CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्मोक की वजह से उनको सफोकेशन होने लगता है। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो पहले तो है चक्षुदाह होता है, राग होता है, कास, निश्वसन, उनको श्वसन लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर पूरा ऐसा लगता है कि वो धुआं ले रहे हैं, उसके साथ साथ तृष्णा, दाह होती है, ज्वर होता है, और वो स्मेल और टेस्ट को नहीं पहचान पाते। तो इसमें हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए बेसिकली, तो इसमें ऐसे बोला गया है मधुर अम्ल द्रव्य को वाटर में मिला के, या फिर गन्ने का जूस, द्राक्षा, दूध, ये सबसे पहले हम उनको पिलाएंगे और वमन देंगे। वमन जैसे ही देंगे तो उनका जो सदन है मतलब थकान है, लेथार्जी है, शवथु है, स्नीज हो रहा है, ज्वर है और दाह कम हो जाएगा। उसके बाद हम कवल करवाएंगे। कवल भी जो हम करवाएंगे उसमें हम मधुर अम्ल लवण कटु रस से करवाएंगे, जिससे इंद्रिय ग्रहण आती है, मतलब जो इंद्रिय जो परसेप्शन नहीं कर पा रही थी स्मेल को, टेस्ट को, वो वापस से एक्टिव हो जाएगी एंड स्मेल और टेस्ट को परसीव करने लगेगी। उसके बाद कवल के बाद हम करवाएंगे नस्य। तो नस्य करवाने से उसकी जो दृष्टि है, शिरा और ग्रीवा जो वीक हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, वो स्वस्थ होने लगेगी। एंड उसके बाद हम आहार जो है लघु और स्निग्ध दे सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्या बोलते हैं टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, उष्णवात और आतप दग्ध। उष्णवात और आतप दग्ध को आप सन स्ट्रोक से कंपेयर कर सकते हो, जो गर्मी के टाइम पे होती है कि सूर्य की किरण से और जो गर्म हवाएं चलती है उसकी वजह से होती है, उसमें आप शीत उपचार कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है शीत वर्षा और अनिल। इसका मतलब है फ्रोस्ट बाइट, जो ठंड में -डिग्री में जो होती है, जो स्किन बहुत ही ज़्यादा रुक्ष पड़ जाता है, तो उसमें हम स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा करते हैं। उसके बाद लास्ट जो है हमारा आज का पॉइंट्स, इंद्र वज्र अग्नि दग्ध, मतलब लाइटनिंग, जो भी बिजली चमकती है उसकी वजह से जो भी सिम्टम्स होती है। फिर उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी लाइटनिंग किसी पर्सन पे गिरती है तो वो जीवित नहीं रहता, लेकिन अगर इफ़ पॉसिबल अगर वो जीवित रह गया तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इसमें ये बताया हमें स्नेहन करनी चाहिए,
अभ्यंग करनी चाहिए, परिषेक या फिर प्रदेह करनी चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने जब 30 चैप्टर पढ़ा होगा अष्टांग हृदय फर्स्ट ईयर में, तो उसमें इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बेसिक चीज़ें, अनहर्ता अहर्ता कितने टाइप से कहाँ हम यूज़ करते हैं और सम्यक लक्षण ये दिए हुए और सुश्रुत में डिटेल में बताया गया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।